अकाउंट, ठीक है एक, और इसमें मैं कोई ऐसा पेयर ओपन करता हूँ कि जिसके ऊपर मैंने कोई पहले से ड्राइंग ना की हो, जिसके चार्ट के ऊपर। तो आप देखें कि आपके सामने ये एक पेयर ओपन हो गया। पेयर कोई भी हो, ठीक है, तो आप चार्ट के ऊपर आ जाए, MT5 का चार्ट ओपन करें उस पेयर का। और यहाँ पे अब आप देखें कि 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है, या 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें। तो अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे ना जब, ठीक है, तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आना शुरू होगी कि कहाँ पे ज़्यादा कैंडल्स जो हैं वो उनके लो पॉइंट्स हैं और कहाँ पे हाई पॉइंट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 1 डे का चार्ट ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए। ये देखिए, ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं अगर सपोर्ट का लेवल बनाऊं, ठीक है, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है चार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं माउस सेलेक्ट करता हूँ। आप देखें, एक तो पॉइंट ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कि हम ड्राइंग कैसे कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, वो आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो अपनी MT5 के चार्ट की स्क्रीन है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो नीला दायरा आया है, इसके ऊपर आप देखिए सेटिंग के ऊपर ये 3 जो वाइट कलर के कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। एक ट्रायंगल बनी हुई है तो कौन सी वाइट कलर की, ठीक है, उसके ऊपर एक वाइट बॉल पड़ा हुआ है, एक साइड पे एक और, तो सेटिंग के साथ लेफ्ट साइड पे इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस जो तस्वीरें सी बनी हुई थी वाइट कलर की, उसको आपने क्लिक किया, तो आपके सामने इस तरीके से जो है वो कुछ पेज ओपन होगा। तो उस पेज में सबसे पहले ऊपर आप देखें जो फेवरेट ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उनके नीचे एक नीले रंग का बड़ा सा एक 4 खानों वाला डब्बा सा खाना बना हुआ है नीले रंग का। आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो नीले रंग का 4 खानों का डब्बा है, ये बेसिकली लेवल्स बनाने के लिए होता है। अब क्योंकि मैंने उसको टच कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट हो गया वो। अब मैं खाली जगह के ऊपर अपनी फिंगर को ड्रैग करूंगा टच करके, तो देखें ये वो लेवल बनता जा रहा है, ठीक है। अब इसका कलर जो है ना, इसकी मोटाई और इसका कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब ये भी कुछ थोड़ा सा ब्लैक सा है। अभी मैं देखिएगा इसके ऊपर हाथ रखूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया है। ऊपर आप देखें पट्टी पे एक डेल ऑप्शन का आ गया है और एक एडिट का ऑप्शन आ गया है। तो एडिट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सबसे नीचे देखें स्टाइल के ऊपर राइट साइड पे ये काले कलर का खाना बना हुआ है, इसको आप टच करें तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, आप अपनी कलर का खाना बना सकते हैं। देखिए ये मैंने ब्लू को सिलेक्ट किया। ऊपर टॉप पे राइट साइड पे देखें डन का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, तो मैं डन को क्लिक करूंगा तो उसका जो लेवल मैंने बनाया था उसका कलर पहले ब्लैक था, अब देखें ब्लू हो गया है। तो इस तरीके से अपने लेवल्स का कलर कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इस लेवल को मैं दोबारा टच करने लगा हूँ। जैसे मैं इस लेवल को 2 दफा टच करना है, ठीक है, डबल टच जिसे कहते हैं, 2 दफा आपने उंगली टच करनी है। तो अब देखें इस लेवल के ऊपर 3 नुक्ते आ गए हैं काले काले, एक लेफ्ट किनारे के ऊपर, एक राइट किनारे के ऊपर, एक सेंटर में। जब ये 3 नुक्ते आ जाते हैं लेवल के ऊपर तो इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गया है। अब अगर आप इसका साइज मोटा करना चाहते हैं, बारीक करना चाहते हैं या इसको लंबा करना चाहते हैं, तो आप किसी एक किनारे के जो नुक्ता है उसको पकड़ें, टच करें और उसको खींच लें तो वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसको ऊपर करेंगे तो देखें वो साइज छोटा और बड़ा होता जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसको ऊपर लेके या नीचे लेके जाने के लिए, मूव करने के लिए सेंटर वाला जो खाना है वहां पे आप उसको टच करेंगे और उसको ड्रैग करके खींच के आप ऊपर ले जाएंगे। तो ये ले जी मैं एक लेवल बनाने लगा हूँ यहाँ पे। ये आप देखिए इसका मैं साइज थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये मेरे हिसाब में यहाँ पे एक हमारा आइडियल लेवल बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है तो मैं इसका साइज लेवल का मोटाई जो है वो बारीक करके और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसको रखता हूँ, ठीक है जी। और थोड़ा सा ये इस जगह के ऊपर, तो अब देखें ये हमारा एक आइडियल स्पोर्ट का लेवल बन गया 1 डे की स्पोर्ट का, ठीक है जी। इसी तरीके से आप अगर ऊपर बनाना चाह रहे हैं, एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाना चाह रहे हैं कहीं पे,
एक तो यही तरीका हो गया दोबारा कि यहाँ पे आप टच करें इसको, चार्ट को, वो नीला दायरा आए, फिर वो सेटिंग के ऊपर वाली जो तीन ये तो कोने सी बनी हुई है इसको क्लिक करें, फिर वो ऊपर रेक्टेंगल जो लेफ्ट साइड पे है उसको टच करें, सिलेक्ट करके आप दोबारा नीचे लाएं इधर खाली जगह पे इसको, ठीक है, लेवल बनाएं, फिर सेंटर से पकड़ के जहां पे इसको आप लेके जाना चाह रहे हैं वहां पे लेके चले जाएं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक लेवल यहाँ पे है, ये इस जगह के ऊपर, ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का बड़ा अच्छा लेवल बन गया। तो यानी इस तरीके से आप जो है वो लेवल्स बना सकते हैं। अच्छा, अगर कोई लाइन खींचनी हो तो लाइन खींचने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, और ये जब नीला दायरा आ जाएगा चार्ट के ऊपर, वही सेटिंग के ऊपर तीन जो निशान से हैं इनको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और अब आप देखें ऊपर पहली लाइन में लेफ्ट साइड पे वो नीले वाला जो खाना है उसको छोड़ दें, उसके साथ एक वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन है। अगर आपको खड़ी लाइन खींचनी है, खड़ी लाइन की जरूरत नहीं होती। उसके साथ ही आप देखें तीसरे नंबर पे एक टेढ़ी लाइन पड़ी हुई है, ठीक है जी, तो टेढ़ी लाइन को आप क्लिक करें, तो अब वो टेढ़ी लाइन जो है ना, ये देखें आप फिंगर को टच करेंगे तो वो सिलेक्ट होगी। इसका कलर भी आप उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसको पकड़ के देखें, ये कहीं से ऊपर नीचे कहीं पे भी आप रख सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि वही काम जो आप लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, जिन दोस्तों के ऊपर लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो वो वही काम जो है वो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक इश्यू आएगा आपको कि मोबाइल के ऊपर जो है वो, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, अच्छा भी, तो वहां पे कैंडल्स की तादाद कम आएंगी स्क्रीन के ऊपर। उसका भी एक हल है। वो हल क्या है कि आप अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको रोटेट कर लें, ठीक है, तो जब स्क्रीन ये जो फुल हो जाएगी इस तरीके से, तो फिर थोड़ा सा आपको स्क्रीन ज्यादा कैंडल्स आपके सामने आ जाएंगी चार्ट के ऊपर, और उसमें आप बेहतर अंदाज से आप अपनी ड्राइंग या वर्किंग कर सकेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि देखें, जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है उस पे आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो काफ़ी कुछ ड्राइंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, और बड़ी पिक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडल्स को दूर तक क्लियर देख सकते हैं। लेकिन स्क्रीन छोटी होने की वजह से मोबाइल के अंदर उतनी आसानी तो नहीं होती। लेकिन जिसके पास नहीं है वो जाहिर सी बात है उसके लिए मोबाइल की स्क्रीन भी काफ़ी होती है। ओके जी, एक तो ये आपको जी बताना था। अब वापस मैं आने लगा हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मुझे इसको करना है लेफ्ट। ओके, ओके जी, हम वापस आ चुके हैं जी। लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है इस वक्त। और हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने कल का सेशन ख़त्म किया था वहाँ से ही आगे उसी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट सेव किए हुए हैं यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। हमने ये आई थिंक यूरो CHF का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हमने लेवल बनाए थे। तो क्योंकि मैंने सेव किए हुए हैं तो अब देखें वही वाली जो ड्राइंग थी हमारी कल वाली वो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जल्दी से हम 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये 1 डे का चार्ट ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। अब आप देखें कि कल जिस वक्त हम ये बात कर रहे थे उस वक्त अगर मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करूं तो हम कहाँ पे थे। जो मार्केट थी, कैंडल्स जो मूव कर रही थी वो आई थिंक उस वक्त यहाँ पे कहीं पे थी, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। तो हमने ये 1 घंटे का लेवल बनाया था रेजिस्टेंस का, ये वाला जो फिरोजी कलर का है। अब आप देखें कि मार्केट ने क्या किया। उसके बाद हमारे सेशन खत्म होने के बाद मार्केट ने ये 1 घंटे वाली जो रेजिस्टेंस थी इसको तोड़ा,
ठीक है, क्योंकि 1 घंटे वाली रेजिस्टेंस जो है वो वीक होती है, ठीक है। वो चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, उसको तोड़ना आसान होता है, कमजोर होती है। आप देखें कि यहाँ पे 1 घंटे वाली एक कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल्स तो इसको तोड़ने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन चौथी कैंडल ने इसको देखें ना सिर्फ तोड़ा, बल्कि इसको तोड़ के ये कैंडल क्लोज भी ऊपर हुई। और बल्कि इस कैंडल को रोका किसने? जो हमारा 4 घंटे वाला ऊपर रेजिस्टेंस का बड़ा लेवल था, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे इसने रोका इसको, तो ये वाला लेवल तो टूट गया ना फिर। अब आप देखें कि ये वाला जो बड़ा लेवल था 4 घंटे वाला, वो नहीं टूट सका। 1 घंटे की एक इस कैंडल को भी रोका, दूसरी कैंडल को भी ऊपर नहीं जाने दिया। 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे के बाद देखें एक कैंडल ऊपर गई थोड़ी सी, लेकिन क्लोज ऊपर नहीं हुई, ठीक है। देखें वापस नीचे आके क्लोज हुई, और नीचे आई तो कहा किसने रोका? वही जो 1 घंटे का पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, अब यहाँ पे वो सपोर्ट बन गया। अब देखें उसने इसको नीचे जाने से रोक दिया। फिर अगली कैंडल देखें, इस सपोर्ट के वीक लेवल को, 1 घंटे के लेवल को भी तोड़ के नीचे नहीं गई, यहां से वापस ऊपर गई, तो ऊपर रेजिस्टेंस के बड़े लेवल ने उसको ऊपर जाने से रोका। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और 10, 11, 12 घंटे तक ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल था नीले वाला, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक वाला, इसने 12 घंटे तक कैंडल्स को ऊपर नहीं जाने दिया। ये देखें 4 घंटे की पहली कैंडल को रोका, ये मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया है। फिर 4 घंटे की दूसरी कैंडल, 4 घंटे की तीसरी कैंडल, ये 12 हो गए। और ये जो चौथी कैंडल थी, ठीक है, 4 घंटे वाली, वो तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब हुई। और आप देखें कि ये क्लोज भी ऊपर हुई है। ना सिर्फ इसने इस चैन को तोड़ा, रेजिस्टेंस को, बल्कि ये कैंडल क्लोज भी ऊपर हुई। अगर आप 1 घंटे का चार्ट ओपन करें तो आप देखें कि 1 घंटे में ये वाली वो कैंडल है, ठीक है, जिसने इसको ऊपर की तरफ ना सिर्फ तोड़ा, बल्कि यह देखें कि ये काफी ऊपर जाके कैंडल क्लोज भी ऊपर हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि ये चैनल टूट गया, रेजिस्टेंस का जो लेवल था ये टूट गया, ठीक है। और इसके बाद अब आप देखें जो असल बात है कि इस जगह के ऊपर, यहां पे आप चेक करें कि ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई। अब मैं, जब भी आपने कैंडल्स की मूवमेंट को स्टडी करना हो, तो अगर आप अभी, जैसे मैंने 4 घंटे की जो है वो चार्ट ओपन किया, ठीक है, हम इस जगह पे देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे इस जगह के ऊपर, कि कैंडल किस तरीके से मूव हुई, ठीक है। तो अब 4 घंटे की कैंडल तो सीधी सीधी बता रही है कि ये 4 घंटे वाली कैंडल इसने तोड़ा, यहां तक ऊपर गई थी, ऊपर 1 घंटे की रेजिस्टेंस का लेवल था, उसने इसको वापस नीचे की तरफ धकेला, लेकिन नीचे वाले रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर ही ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। लेकिन इसको मजीद अगर बारीकी में जाके आप स्टडी करना चाहें, तो 4 घंटे से छोटा चार्ट ओपन कर लें। 4 घंटे से छोटा चार्ट कौन सा होता है जी? 1 घंटे का। 4 घंटे से छोटा 1 घंटे का चार्ट होता है। क्यों 2 घंटे का हम यूज नहीं करते? तो जब 1 घंटे का चार्ट ओपन किया तो ये देखें क्लियर 1 घंटे की कैंडल, ये पता लगी कि ये वाली 1 घंटे की कैंडल थी जिसने इसको तोड़ा था और ऊपर भी ऊपर क्लोज हुई थी। अब आप देखें अगली जो कैंडल थी वो यहां से शुरू हुई, 1 घंटे वाली। अब पहले वो नीचे आई देखें, लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल था पहले, अब ये क्या बन गया है जी? ये सपोर्ट का लेवल बन गया है। इसने कैंडल को नीचे जाने से रोका, और नीचे की तरफ देखें ये विक यानी कि रिजेक्शन मिली। यहां पे क्या हुआ? रिजेक्शन का मतलब क्या कि पहले ये कैंडल नीचे आई थी, ये कलर रेड था यहां तक, फिर यहां से बायर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने बाय की ट्रेडें लगाई, तो यानी कि सेलर्स कम हो गए और बायर ज्यादा हो गए, तो ये उल्टे पांव वापस यहां से भागी ऊपर, ठीक है। तो रेड कलर खत्म हुआ जहां पे कैंडल ओपन हुई थी, यहां से जैसे ही ऊपर गई तो कलर ग्रीन होना शुरू हुआ। ये 1 घंटे वाली कैंडल यहां तक गई थी पीक पे, इसका ग्रीन कलर यहां तक गया था, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिली। लेकिन जब इस कैंडल का 1 घंटा पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, तो इस जगह पे ये क्लोज हो गई। ऐसा ही है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आई थिंक दूसरे दूसरे चैप्टर में, दूसरे सेशन में। तो अब आप देखें कि इस कैंडल के लिए ये वाला जो लेवल जो पहले रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा था, अब ये सपोर्ट का लेवल बन गया है, इसने इसको नीचे जाने से रोका है। तो याद रखने वाली बात यह है कि हम बाय की ट्रेड कहां से लेंगे? 2 ट्रेडें होती है ना बाय की,
तो याद रखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं ये बनाने के बाद, ठीक है, हम बाय की ट्रेड उस वक्त लेते हैं जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर कैंडल जाके रुके। जैसे ये कैंडल थी, देखें ये वापस नीचे गई तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना, यहाँ पे ये रुकी और सपोर्ट के लेवल के ऊपर से देखें इसको रिजेक्शन मिली, ये विक नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि यहां से ये वापस उल्टे पांव ऊपर भागी है। ठीक है, तो ये विक बनने का इंतजार करना जरूरी होता है। ठीक है, सपोर्ट के लेवल के ऊपर। ये देखें बड़ा सपोर्ट के लेवल में कह रहा हूं, 1 घंटे का नहीं कह रहा, कम से कम 4 घंटे का कह रहा हूं। यहाँ पे ये 4 घंटे का है। तो इस जगह से जब ये ऊपर गई, ठीक है, रिजेक्ट हुई, ये विक यहाँ पे इसने छोड़ी, यहाँ पे जो आदमी बाय की ट्रेड में इंटर हुआ, अब आप देखें कि उसको कितना अच्छा प्रॉफिट मिला यहां से। ये आप देखें कि ये इस जगह से मैं बात कर रहा हूं, यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए, ये नीचे से रिजेक्शन विक का इंतजार करके, ठीक है, जब ये बन गई तो आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हुए इस जगह से, ठीक है, बाय। और अब यहां से जब ये ऊपर जा रही है तो नेक्स्ट इसका टारगेट क्या हो सकता है? ठीक है, हमारे सामने एक ही लेवल है रेजिस्टेंस का जो कि यहां पे है। ठीक है, तो अब देखें उसी लेवल ने जाके ये एक कैंडल, ये 1 घंटे की, दूसरी यानी तीसरे 3 घंटे के बाद तीसरी जो कैंडल थी घंटे वाली, उसको इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोक दिया। और उसके बाद देखें 1 घंटा ये हो गया, 2 3 4, चौथी जो कैंडल थी चौथे घंटे में उसने इस लेवल को तोड़ा, रेजिस्टेंस के लेवल को। और फिर जब ऊपर गई तो जो ऊपर वाला नजदीक ही एक और बड़ा लेवल था पावरफुल, उसने इसको ऊपर जाने से रोका और वापस ये क्लोज कहां पे हुई? नीचे लेवल के ऊपर आके। ठीक है, उसके बाद आप देखें अभी तक मार्केट इसी लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज होने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। तो कहने का मतलब कि यहां से जिस आदमी ने बाय की ट्रेड पकड़ी थी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के मुताबिक, तो उसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? उसकी टीपी यहां पे होनी चाहिए थी, अगला रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे यहां पे टीपी। ठीक है, इस जगह पे। और उसका एसएल कहां पे होना चाहिए था? ओके, मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लियर करता हूं, साफ लिखने की कोशिश करता हूं ताकि सबको समझ आए। लेट्स से कि बाय की ट्रेड हमने ली थी इस जगह से, ठीक है, हमारी जो टीपी थी वो थी इस जगह पे, यहां पे टीपी थी हमारी रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे। क्यों? क्योंकि हम ये फर्ज कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस का लेवल कैंडल्स को ऊपर जाने से लाजम रोक लेगा, तो हमने थोड़ा प्रॉफिट लेना है, ज्यादा लालच हमने नहीं करना। और तीसरी चीज क्या, कि अब जब हमने ये ट्रेड ली थी, ठीक है, तो हमें तो नहीं पता था कि 100% यकीन तो नहीं था ना कि ये सिर्फ ऊपर ही जाएगी। तो ये वापस नुकसान में भी तो हमारी ट्रेड जा सकती थी, वापस नीचे भी आ सकती थी। तो यहाँ पे हमारी जो एसएल होना चाहिए था, स्टॉप लॉस होना चाहिए था, वो कहाँ पे होना चाहिए था? अब स्टॉप लॉस हमारा हमारा होना चाहिए था कि अगर ये वापस आती नीचे की तरफ तो हमारी ट्रेड नुकसान में जानी थी। यहां से अगर ये वापस आती नीचे की तरफ तो स्टॉप लॉस हमारा ये जो सपोर्ट का लेवल है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे, यहां पे थोड़ा सा नीचे का मतलब 15 से 20 पिप नीचे। ये पिप्स का मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आप फिलहाल आप यही समझें कि थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये इतने जगह पे, यहां पे आपका एसएल होना चाहिए था कि आपने एक ट्रेड ली कि वो प्रॉफिट में जाएगी, लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिट में जाने की बजाय बगैर किसी वजह के वो नीचे आ गई, नुकसान में जाना शुरू हो गई। अगर उसने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ दिया नीचे जाते हुए, तो फिर इस जगह के ऊपर थोड़े नुकसान के साथ वो ट्रेड कट जानी बेहतर है, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो सके। ठीक है ना? तो अगर वो नीचे जा रही है, यहां से यहां तक पहुंच गई, तो इसका मतलब है इससे नीचे भी जा सकती है ना। ठीक है, अगर नीचे जाएगी, इतना नीचे जाएगी तो आपका तो लॉस, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि अगर आपकी ट्रेड आपके नॉलेज के मुताबिक जो आपने ली थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के नॉलेज को सामने रखते हुए, तो आप तो ये उम्मीद कर रहे थे ना कि ये यहां से ऊपर जाएगी, और जाना भी ऊपर चाहिए, 80 से 90% चांसेस है कि ये ऊपर जाती।
लेकिन 100% यकीनी बात तो नहीं है कि ये ऊपर जाए, क्योंकि फॉरेक्स में 100% यकीन आप किसी चीज के ऊपर नहीं कर सकते। 10 से 20% जो रिस्क फैक्टर है, नुकसान का खौफ हर वक्त आपके जहन में रहना चाहिए। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये आपके नुकसान को थोड़ा कर देता है। आप चाहें तो थोड़े नुकसान के ऊपर भी ट्रेड से निकल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा नुकसान फिर अगली ट्रेड, अच्छी ट्रेड जो मिलेगी वहां पे कवर हो जाएगा। जब आप एक ही ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो ये नुकसान आराम से कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर एक ही ट्रेड में जो आप तुक्के पे लेंगे, नॉलेज को सामने रख के नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो ट्रेड में जो नुकसान आपका होगा ज्यादा, तो उस ज्यादा नुकसान को कवर करने के चक्कर में आप मजीद तुक्के मारेंगे, मजीद तुक्के पे ट्रेडर लेंगे, तो हो सकता है वो और ज्यादा आपका नुकसान कर दे। तो फॉरेक्स के अंदर एक चीज आपने जहन में रखनी होती है कि ये जो नॉलेज आप सीख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पहला नॉलेज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो आगे हम सीखेंगे अगले सेशंस में। ये सारे के सारे जो टेक्निकल नॉलेज हैं, ठीक है, जितना भी जो टेक्निकल इल्म है, टेक्निकल नॉलेज है फॉरेक्स का, वो हमें ये बताता है कि कहाँ से सही जगह है ट्रेड लेने की। यहाँ पे हम बाय की ट्रेड की बात कर रहे हैं, और किस जगह पे टीपी होनी चाहिए, और अगर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाए, सॉरी, तो टीपी हिट हो, और अगर हमारी ट्रेड नुकसान में जाए तो हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए, ताकि थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाए, ताकि हम ज्यादा नुकसान से बच सकें। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब आप देखें कि ये तो हो गई स्पोर्ट की यानी बाय की ट्रेड की बात। तो मैंने बात की कि जो बाय की ट्रेड होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल के ऊपर से ली जाती है। स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल के ऊपर से बाय की ट्रेड ली जाती है। लेकिन जैसे देखें, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है नीचे, ठीक है, 4 घंटे का। यहां से आप देखें कि कैंडल ने नीचे से इसको तोड़ा है, ऊपर गई, क्लोज ऊपर हुई, अगली कैंडल नीचे की तरफ गई, लेकिन इस सपोर्ट के लेवल ने इस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोक दिया इस जगह पे। और नीचे ये देखें, ये इशारा भी हमें मिल रहा है, गवाही भी मिल रही है कि ये नीचे रिजेक्शन भी है, विक है नीचे, नीचे की तरफ सपोर्ट के ऊपर। ये विक हमें बता रही है कि यहां से नीचे जा रही थी, लेकिन नीचे से रिजेक्ट हुई है, उल्टे पांव वापस ऊपर भाग रही है प्राइस, यानी बायर्स यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो रहे हैं। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। तो अब अगली हम बात करेंगे कि सेल की ट्रेड हमें कहां से लेनी चाहिए। अब देखें आपके सामने, यही जो कल वाला जो सेशन था, इसमें हमने जो सीखा था, ठीक है, यही लेवल हमने बनाए थे। तो इसमें आप एक चीज ये नोट करें कि ये स्ट्रांग ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है ना, स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला भी था, ठीक है। लेकिन अब यहां से देखें, ये कैंडल इस लेवल को तो तोड़ के ऊपर चली गई सीधी, लेकिन यहां पे ये हमने चार्ट ओपन किया हुआ है 1 घंटे का। तो मैं क्या करता हूं कि 1 घंटे की कैंडल तो इतनी स्पीड से यही वाली इसने ना सिर्फ इस लेवल को तोड़ा, बल्कि स्पीड से ऊपर गई, ऊपर वाले लेवल को नहीं तोड़ सकी, वहां से रिजेक्शन मिली। अब एक तो अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती थी यहां से, इस जगह से ऊपर से, जब ये ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल से, यानी इस जगह से जब ये वापस नीचे की तरफ आ रही थी, इतनी विक जब ऊपर बन गई थी, तो यहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते थे, इधर से कहीं से नीचे जाते हुए। और हमारा टीपी कहां पे होना चाहिए था? यहाँ पे हमारा टीपी होना चाहिए था। और हमारा एसएल कहां पे होना चाहिए था? इस जगह पे हमारा एसएल होना चाहिए था, ठीक है। तो अब तो क्या हमने सीखा यहाँ पे कि हमारा जो सेल की ट्रेड होगी, वो हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, जब कैंडल नीचे जा रही होगी, ऊपर की तरफ विक छोड़ रही होगी, तो वहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल कि बाय की ट्रेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर से ऊपर जाते हुए ली जाती है, और नीचे वीक होनी चाहिए, तब हम इंटर होंगे ट्रेड में, बाय की ट्रेड में। और इसी तरीके से
सेल की ट्रेड हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, जब कैंडल नीचे की तरफ जा रही है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के नीचे ऊपर की तरफ ये विक भी छोड़ रही है, ये निशानी है कि वापस नीचे की तरफ भाग रही है उल्टे पांव, ठीक है। तो वहां से हम सेल की ट्रेड में एंटर होंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं, ये पीछे हम आके। अच्छा, एक और बात कि ये देखें, ये 1 घंटे का चार्ट है ना, नॉलेज आपने अप्लाई कर लिया 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपने बना लिए 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। अब यहां पे आप देखें इस जगह के ऊपर कि आपको कितनी जबरदस्त यहां से बाय की ट्रेड भी मिली, ये इस जगह के ऊपर, ये देखें। ये देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जी, ये सारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर से जो कैंडल आएगी, ये आप देखें, ये कैंडल ऊपर से नीचे आई थी, ठीक है। ये सपोर्ट के लेवल ने इसको नीचे जाने से रोका। जैसे ही ये कैंडल यहां से सपोर्ट के लेवल से ऊपर निकली, ठीक है, यहां से ये ऊपर निकली, तो ये नीचे देखे ना, ये विक नजर आ गई हमें ऊपर जाते हुए। तो इस जगह से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो गए थे, ठीक है, यहां से, क्योंकि ये ऊपर जा रही है ना कैंडल, वापस पलट रही है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से ऊपर से। तो अब आप देखें कि हमारी जो टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, टेक प्रॉफिट, और एसएल कहां पे होना चाहिए था। हमने बाय की ट्रेड ली यहां से, इस जगह से हमने बाय कर लिया, ठीक है। और टीपी हमारी, अगर तो आप नए हैं तो आपकी टीपी, ये जो आगे 1 घंटे का रेजिस्टेंस का लेवल था, आपकी टीपी यहां पे होनी चाहिए थी, इससे थोड़ा सा नीचे यहां पे, इस जगह पे, क्योंकि हो सकता है कि यही जो लेवल है रेजिस्टेंस का 1 घंटे वाला, यही इसको ऊपर ना जाने देता, ठीक है ना। उस वक्त तो ये कैंडल सामने नहीं कंप्लीट नहीं हुई थी ना, उस वक्त तो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही थी। अभी तो हमें पता है कि ये तो इसने तो ये तो सारे रेजिस्टेंस के लेवल फाड़ के ऊपर गई है, आखिरी जो लेवल था उसने इसको रोका है। लेकिन जब ये कैंडल मूव हो रही थी यहाँ से ऊपर जा रही थी, उस वक्त तो हमें नहीं पता था ना कि ये इतना ऊपर चली जाएगी। तो पहला लेवल, पहली जो टीपी थी आपकी यहाँ पे थी। लेकिन अगर आप थोड़े से आप पुराने हो गए थे, आपका तजर्बा या ग्रिप बन गई थी प्रैक्टिस कर करके, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीपी यहाँ पे जो पहला बड़ा लेवल था मजबूत रेजिस्टेंस का, उसके नीचे आप यहाँ पे रख सकते थे। ठीक हो गया जी। आगे हम आते हैं एसएल के ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर। सिंपल। अब आप देखें, एक चीज आप नोट करें कि यहाँ पे जो एसएल था, जिस आदमी ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल नीचे लगाया हुआ था, तो उसका तो एसएल हिट हो गया। उसका जो एसएल है वो अगर यहां पे था तो वो तो हिट हो गया, उसकी ट्रेड नुकसान में कट गई, उसको नुकसान हो गया। यहां पे भी आप देखें कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल नीचे साथ अगर किसी ने एसएल लगाया हुआ था तो उसकी भी ट्रेड कट गई। तो याद रखने वाली बात है, जो एसएल होगा स्टॉप लॉस, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाय की ट्रेड की बात कर रहे हैं ना अभी हम। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है ना, जिसके ऊपर से ऊपर जाते हुए आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल साथ नीचे नहीं लगाना, बल्कि लेवल जहां पे खत्म हो रहा है नीचे की तरफ, वहां से कम 15 से 20 पिप नीचे लगाना है। पिप कहते हैं छोटे पॉइंट को, मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका एसएल थोड़ा सा नीचे होता इस जगह पे, तो आप देखें कि आपकी ट्रेड नुकसान में नहीं कटनी थी, बल्कि वो वापस चली गई है ऊपर, प्रॉफिट में कटनी थी, टीपी हिट होनी थी। इस केस में भी अगर आपने यहां से बाय की ट्रेड ली थी, और इस केस में भी, ये बात क्लियर होगी जी। इसी तरीके से अगर हम सेल की ट्रेड लेंगे, तो सेल की ट्रेड में भी हम यही असूल इस पे अमल करेंगे कि यहां से फर्ज करें हमने ली सेल की ट्रेड, इस जगह से, ये इस जगह से हमने ली सेल की ट्रेड।
हमारी टीपी है, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लगाई या यहाँ पे लगाई, ठीक है, तो हम सेल की ट्रेड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल्स के नीचे से कैंडल के नीचे जाते हुए लेते हैं ना, जब ऊपर की तरफ विक छोड़ दे वो, तो उसका जो एसएल होगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर बिल्कुल साथ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बल्कि 15 से 20 पिप ऊपर थोड़ा फासला रख के यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा स्पीड में अगर वो ऊपर चली भी जाए तो हमारा एसएल जल्दी जल्दी हिट ना हो, ठीक है, वरना हमारी ट्रेड तो नुकसान में क्लोज हो जाएगी और ज्यादातर केसेस में क्या होगा, वो वापस नीचे आ जाएगी, फिर आप कहेंगे काश मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाया होता यहाँ पे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो 15 से 20 पिप ऊपर स्टॉप लॉस आप लगाएंगे वो हिट नहीं होगा? हिट होगा, लेकिन उसके हिट होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में जिन दोस्तों ने रेजिस्टेंस के लेवल के बिल्कुल साथ ऊपर एसएल लगाया होता है, उसके ज्यादा चांस होते हैं हिट होने के। तो यहाँ पे एसएल साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि कम से कम 15 से 20 पिप का फासला होना चाहिए, इधर होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल साथ नीचे नहीं लगाना चाहिए एसएल, बल्कि कम से कम 15 से 20 पिप नीचे यहाँ पे एसएल होना चाहिए, बिल्कुल साथ नहीं होना चाहिए, ठीक। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके, आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा एक बात मैं आपको और कहना चाह रहा हूं, चलें कोई और चार्ट में ओपन करता हूं उस पर, ताकि आपको ये क्लियर चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं ना, इसमें हमारे लेवल्स दो तरह के होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हमारे लेवल्स होते हैं, चलें कोई और चार्ट लेते हैं जिसमें मैंने ड्राइंग ना की हो। ओके जी, इसका मैं 4 घंटे का चार्ट ओपन करता हूं। ये मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का चार्ट ओपन किया है। तो ये मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया। पीछे तो मैंने बहुत कुछ ये देखे सर नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, उसको आप छोड़ दें, ये आगे फ्रेश है बिल्कुल। अब आप देखें यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये कैंडल लाइव चल रही है ना इस वक्त, तो यहाँ पे आप एक सपोर्ट का लेवल हम बनाते हैं और एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाते हैं। बताना आपको ये चाह रहा हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स दो तरह के होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन सी दो तरह के होते हैं जी? पहली किस्म, उसे हम कहते हैं छोटे लेवल या छोटा लेवल, छोटा लेवल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं माइनर लेवल। माइनर इंग्लिश में छोटे को कहते हैं, आ रहा है ये, ठीक है। और दूसरा लेवल कौन सा होता है? बड़ा लेवल, उसको हम कहते हैं मेजर लेवल, ठीक है। ये दो लेवल होते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि माइनर और मेजर लेवल में फर्क क्या होता है, ठीक है, ये आप समझिएगा जरा। ये 4 घंटे का चार्ट है जो मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें हम जो लाइव कैंडल चल रही है अभी, ठीक है, ये वाली, आप देखें कि ये 4 घंटे का जो पिछली कैंडल थी वो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। सिमिलरली ये पहले भी माजी में ये दो कैंडल्स ऐसी थी जो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल मौजूद है ना, ये इस जगह पे,
ठीक है जी, ये देखिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना दिया है, जिसने इन दो कैंडल्स को भी नीचे जाने से रोका और इस एक कैंडल को भी नीचे जाने से रोका, और शायद इसी लेवल ने अभी तक कैंडल को भी नीचे जाने से रोका हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से इसका रेजिस्टेंस का लेवल बनाऊं, तो वो रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे बनेगा? जो बड़ा एक तो देखिए लेवल ये बन रहा है ना, यहाँ पे पहला लेवल इसका रेजिस्टेंस का ये इस जगह पे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल नजदीक में, क्योंकि देखें ये कैंडल और ये दो कैंडल्स यहां से ही ऊपर नहीं जा सकी, और ऊपर से ये कैंडल नीचे नहीं जा सकी थी। ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस का लेवल भी है। और अगर मैं एक और ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल बनाऊं, तो वो कहां पे बनेगा? लाइव कैंडल ये है हमारी, इसके लिए तो वो शायद बनेगा ये इस जगह के ऊपर। ठीक है जी, और एक और अगर मैं लेवल बनाऊं, तो वो बनेगा यहां यहां पे। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें ये 4 घंटे का चार्ट है, मैं इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके आता हूं। अब आप देखें कि ये सारे लेवल्स हैं ना, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये ऊपर वाला जो लेवल है वो है रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। क्यों? क्योंकि कैंडल तो अभी यहां पे है ना नीचे, अगर ऊपर जाएगी तो पहली रेजिस्टेंस ये आएगी, रेजिस्टेंस 1, दूसरी रेजिस्टेंस ये आएगी, और तीसरी रेजिस्टेंस ये आएगी, रेजिस्टेंस का तीसरा और शायद ये बड़ा लेवल है। मैं ठीक है, क्योंकि काफी सारी कैंडल्स को देखें इसने ऊपर जाने से रोका हुआ है। ठीक है, तो ये मजबूत लेवल है, अभी तक ये साबित कर रहा है। लेकिन मैं फर्ज करें कि बल्कि फर्ज नहीं करें कि यहां से आप देखें इस जगह से अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाती है इस जगह से, तो इसको रेजिस्टेंस का लेवल यहां पे मिलेगा पहला। ठीक है जी, यानी ये सपोर्ट का लेवल था नीचे और ये ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल आ गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में जो फासला है वो कम है। किसकी निस्बत? इस लेवल की निस्बत। यहां पे आप अगर फर्ज करो ये कैंडल यहां पे होती इस जगह पे, तो इसके लिए इस कैंडल के लिए ये सपोर्ट का लेवल होना था ना नीचे, और ऊपर लेवल था रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट और इस कैंडल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल का जो फासला था वो काफी बड़ा था। इसकी निस्बत ये देखें फासला छोटा है, इससे कम से कम ये डबल फासला ऊपर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल में। ये बात समझ आई आपको? तो याद रखें कि ऐसा दो लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जिनके बीच में जो फासला है वो काफी ज्यादा होता है, लंबा होता है, कैंडल को मूव करने के लिए काफी लंबा फासला होता है, उसको हम मेजर लेवल कहते हैं। मेजर लेवल्स क्या? कि जिसमें एक सपोर्ट का लेवल और एक रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में काफी फासला हो। अब ये तो हो गया मेजर मेजर लेवल, ये जो है। तो ये वाला क्या हुआ? ये वाला छोटा लेवल है, माइनर लेवल है। क्यों? इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो लेवल के बीच में फासला थोड़ा है। इसी तरीके से ये वाला जो है, ये भी दो लेवल है ना, एक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, तो ये भी माइनर लेवल कहलाएगा, छोटा लेवल कहलाएगा। किसके मुकाबले में? इस ऊपर वाले लेवल के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में फासला थोड़ा है। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा याद रखें कि अगर तो मेजर लेवल है, मिसाल के तौर पे इस जगह से आपने ट्रेड पकड़ी थी,
ये इस जगह से, ये देखें, ये कैंडल तोड़ के लेवल नीचे से ये ऊपर गई, ऊपर क्लोज हुई ये वाली। अगली कैंडल देखें, ये आई नीचे, लेकिन ये जो सपोर्ट का लेवल था इसने इसको नीचे जाने से रोक दिया। और ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल जब ऊपर नीचे की तरफ विक भी छोड़ दी इसने, ऊपर जाना शुरू हुई, तो आपने यहाँ पे या इस कैंडल में यहाँ से बाय की ट्रेड ले ली, इंटर हो गए आप बाय की ट्रेड में। अब यहाँ पे ये मेजर लेवल है, क्योंकि ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपकी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा फासला ज्यादा है। तो इसमें अगर तो आप अभी आप शुरू में नए हैं, तो ज़ाहिर है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो शुरू में जो बैट्समैन होता है ना, नया क्रिकेट टीम में आता है, नेशनल टीम में, तो उसकी कोशिश बहुत ज्यादा सेंचुरियां मारना नहीं होती वनडे मैच में, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से 50 रन करे, अपनी जगह पक्की करे, यानी थोड़ा स्कोर भी करे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करे। ऐसा ही है। तो ट्रेडर भी जो नया होता है उसके लिए शुरू में ज्यादा प्रॉफिट बनाने का लालच नहीं करना चाहिए उसको, बल्कि उसका टोटल टारगेट ये होना चाहिए कि मेरी हर ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर रही है, नुकसान में क्लोज हो रही है, तो उसकी वो कम होनी चाहिए, ज्यादा जो ट्रेडें हों वो प्रॉफिट में क्लोज होनी चाहिए। समझ गए बात को? तो अगर आपने एक मेजर लेवल के अंदर ट्रेड पकड़ी है बाय की या सेल की, अभी हम बाय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी टीपी जो है, इसका जो सेंटर है, ये जो लेवल हमारा है, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा जी? अगर आप नए हैं तो इसका जो आपका टीपी होनी चाहिए वो हाफ में होनी चाहिए, तकरीबन यहाँ पे आपकी टीपी होनी चाहिए हाफ में, क्योंकि वो जल्दी हिट हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और आपका जो एसएल है वो कहाँ पे होना चाहिए? वो एसएल वहां पे ही रहेगा। ये देखें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे 15 से 20 पिप नीचे यहाँ पे तकरीबन आपका एसएल होगा। लेकिन याद रखें कि एसएल और टीपी का इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका एसएल हिट होता है मिसाल के तौर पे, तो नुकसान होता है $5 मिसाल के तौर पे। अगर एसएल हिट होता है तो नुकसान होता है जी $5। तो जो टीपी होनी चाहिए वो अगर हिट हो तो कम से कम $10 प्रॉफिट आना चाहिए। कम से कम टीपी और एसएल की कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि एक एसएल हिट हुआ तो जितना नुकसान हुआ, तो अगर वो टीपी हिट हो जाती तो उससे डबल आपको प्रॉफिट होना चाहिए था। इससे कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। शॉर्ट में इसको लिखते हैं RRR। ये होती है कम से कम शुरू में 1:2 होनी चाहिए, कि अगर $1 आपका नुकसान हो रहा है ना स्टॉप लॉस की सूरत में, तो टीपी आपकी कम से कम $2 के फासले पे होनी चाहिए, कम से कम जितना स्टॉप लॉस है उसके डबल टीपी होनी चाहिए शुरू में। लेकिन जब आपकी ग्रिप बन जाएगी तो फिर ये हो जाना चाहिए 1:3, कि प्रॉफिट 3 गुना, नुकसान 1 गुना। $1 प्रॉफिट, $3 टीपी का और $1 एसएल का। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आगे जो हम बढ़ेंगे आपको चीजें मजीद आपको क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, लेकिन अगर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े आप पुराने हो जाएंगे, तो फिर आप टीपी यहाँ पे नहीं रखेंगे, फिर आप टीपी इस जगह पे रखेंगे, इधर। ठीक है? फिर आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपकी ट्रेड थोड़ी सी आपने यहां से ट्रेड बाय की ली थी, जब आप देखेंगे ना आपकी ट्रेड अब प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है, इधर आ गई है कहीं पे इधर, तो आप क्या करेंगे कि इस एसएल को, स्टॉप लॉस को यहां से हटा के आप यहां पे ऊपर लगा देंगे, यहां पे कहीं पे। अब क्या होगा कि आपकी ट्रेड तो प्रॉफिट में आ चुकी हुई है ना ऑलरेडी, तो आपने जो एसएल लगाया है वो अब पहले नुकसान में था, अब प्रॉफिट में एसएल लगा दिया। एसएल का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसको जैसे ही वो टच करेगी
प्राइस या कैंडल वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता लगता कि ये नुकसान में क्लोज हो रहा है या प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है। ठीक है, एसएल तो एक पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ था, जब हिट होता तो आपकी ट्रेड नुकसान में कटनी थी। अगर यहाँ पे आपने लगा दिया तो प्रॉफिट में लगा दिया है ना, अब ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, उससे थोड़ा सा नीचे आपने एसएल लगा दिया है, तो अब अगर ये एसएल हिट होगा तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही कटेगी, नुकसान नहीं हो सकता। तो अब आपकी टीपी आपने बढ़ा के ऊपर कर दी है कि अगर वो ऊपर चली गई, जैसे देखें ये गई है, तो आपकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलना था, और अगर नीचे आती तो फिर भी एसएल भी हिट होता तो आपका नुकसान में नहीं ट्रेड क्लोज होनी थी। बेशक एसएल हिट हुआ है तो प्रॉफिट ही होना था, ठीक है, बेशक थोड़ा होना था लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होना था ना। ये बात क्लियर होगी जी। इसी तरीके से जब आप शुरू में सीख रहे होते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप माइनर लेवल से ट्रेड ना लें। क्यों? आप मुख्तलिफ चार्ट है ना, दर्जनों के हिसाब से आप चार्ट खोलें, उनमें आप लेवल बनाएं, देखें कि इस वक्त कैंडल कहाँ पे मूव कर रही है, और अगर मेजर लेवल की सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसका मतलब है वहां से आपको ट्रेड मिल सकती है, थोड़ा सा वॉच करें। तो कोशिश करनी चाहिए शुरू में कि छोटे लेवल से आप ट्रेड ना पकड़ें। क्यों? अगर आप यहां से ट्रेड पकड़ेंगे बाय की, अभी जैसे ये है अभी यहाँ पे, तो वो इसका लेवल नजदीक है ना यहाँ पे, तो लेकिन ज्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए फिर वापस नीचे चली जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ग्रिप की बात है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर करें छोटे लेवल से भी। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हर जगह से ट्रेड नहीं लेते, छोटे लेवल से जिसके नजदीक ही रेजिस्टेंस हो, थोड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड वो नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि वो बड़े लेवल ढूंढते हैं, बड़े लेवल से वो ट्रेड पकड़ते हैं, ताकि अगर जो प्रॉफिट आए तो थोड़ा अच्छा आए, बड़ा आए, ताकि उनको सीखने का मौका मिले। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन शुरू शुरू में प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आप छोटे लेवल से भी ट्रेड पकड़ सकते हैं, नो इश्यू। आपको आप सीखेंगे अपनी गलतियों से भी। ये बात क्लियर हो गई जी यहाँ पे? अच्छा जी, अब एक चीज और रह गई है आज के टॉपिक में, उसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग क्या होती है? इसके लिए मैं जल्दी से कोई और फ्रेश चार्ट ओपन करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे एक ये चार्ट है, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर। फ्रेश चार्ट में इसलिए ओपन करता हूं क्योंकि उसमें लाइनें नहीं लगी होती पहले से, वरना फिर मुझे मिटानी पड़ती हैं। ओके, टाइम बचाने के लिए। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया 1 डे का। ओ, इसमें भी मैंने देखे ये कुछ नॉलेज अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। ओके जी, हम कोई फ्रेश चार्ट और देखते हैं, क्योंकि 1 डे का चार्ट भी हमने ओपन करना है। ये एक चार्ट है जी, पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर और CHF। ये लें जी, ये 1 डे का चार्ट है। इसमें ये कैंडल अभी मूव कर रही है, मैं यहाँ पे जल्दी से एक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का लेवल बनाने लगा हूं। क्योंकि ये 1 डे के चार्ट के ऊपर मैं कर रहा हूं, तो मैं कलर ब्लैक रखने लगा हूं जी इसका, लेवल्स का। तो जो मेरा सपोर्ट का लेवल होगा वो आएगा तकरीबन यहाँ पे अंदाजन, और जो मेरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप देखिए मैंने 1 डे के चार्ट के ऊपर किसी भी पेयर के ऊपर ये एक सपोर्ट का मेजर लेवल और रेजिस्टेंस का ये मेजर लेवल है। क्योंकि 1 डे का चार्ट है, बहुत बड़ा गैप है बीच में। ठीक है, मैंने बना लिया। लेकिन एक चीज नोट करें कि ये मैंने जो लेवल बनाया है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, इनका कलर ब्लैक रखा है। क्यों? ताकि मुझे याद रहे कि ये रेजिस्टेंस भी 1 डे के चार्ट वाली है और ये सपोर्ट भी 1 डे के चार्ट वाली है। अब आप देखिएगा कि मैं 1 डे के चार्ट से छोटे चार्ट में आने लगा हूं, 4 घंटे के चार्ट पे। तो मेरा जो बड़े लेवल तो यही रहेंगे ना, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि
ये देखें कितना आइडियल आपके लेवल आपके सामने आ गए हैं 4 घंटे के चार्ट पे, कि ये मेजर सपोर्ट और मेजर बन गया ना रेजिस्टेंस, क्योंकि देखें गैप कितना ज्यादा है। ये 4 घंटे की कैंडल है एक, ये बहुत बड़ी कैंडल्स हैं, यानी कि बहुत बड़ा गैप है ये। तो अब आप देखें कि 4 घंटे के चार्ट के ऊपर इन दो लेवल्स के बीच में भी कई जगह के ऊपर आपको सपोर्ट और कई जगह के ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल्स नजर आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे भी कैंडल्स नीचे जाते हुए भी रुकी हैं, ऊपर जाते हुए भी रुकी हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो अब मैं 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो इन दो बड़े लेवल्स के बीच में जो लेवल्स बन रहे हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो बनाने लगा हूं। लेकिन उनका जो 4 घंटे के लेवल्स का जो मैं कलर है, वो मिसाल के तौर पे मैं ये रख देता हूँ, ब्लू रख देता हूँ, ठीक है, ये वाला लाइट ब्लू। तो अब मैं 4 घंटे के इन दो लेवल्स के बीच में जो बड़े लेवल्स बन रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो मैं बनाने की कोशिश करता हूं जी। लेकिन लेवल्स की मोटाई मैंने कम से कम रखनी है ताकि जगह बीच में खाली ज्यादा नजर आए। ठीक है, तकरीबन अंदाजन ये देखें लेवल मेरा 1 हो गया जी। ये चेक करें, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, ये देखें रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट और अभी शायद रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना जबरदस्त लेवल बन गया। एक लेवल ये बन गया 4 घंटे का, और इसी तरीके से ये 4 घंटे का लेवल मैंने लाइट ब्लू कलर रखा है अपनी याद रखने के लिए। तो क्या कोई और भी लेवल बन रहा है 4 घंटे का बीच में? ये मैंने क्लोन कर लिया इसको। एक देखें यहां पे शायद बन रहा है इधर नीचे, तकरीबन कुछ इस तरीके से यहां पे बन रहा है। इसका मैं ये लेवल का मोटाई जो है वो और कम करता हूं इसकी भी, ताकि बीच में जगह ज्यादा रहे। बस 2 मिनट में मैं अपना टॉपिक खत्म कर लूंगा ये। तो अब देखें कि हमारे ये लें जी, ये दो लेवल बन गए 4 घंटे के। अब अगर आप इसी चार्ट को 1 घंटे के ऊपर ओपन करें, अब ये 4 घंटे का था, अब 1 घंटे के ऊपर ओपन करें, तो अब आप देखें कि अभी भी आपको ये जो 4, 1 2 3 4 4 लेवल्स के बीच में आपको शायद अभी 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उनका आप कलर जो है वो चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे उसका मैं कलर कर देता हूं, अब ये पिंक कलर कर देते हैं जी, अपनी पहचान के लिए कि ये 1 घंटे का है। यहां से शुरू करते हैं, जो मुझे नजर आ रहा है शायद उसको बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। मेजर लेवल बना रहे हैं जहां पे ज्यादा कैंडल्स जो है वो ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए रुकी हैं या मुड़ी हैं। ठीक है, उसको हम बाद में फिर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा ऊपर आएगा मेरे ख्याल में। ये भी है लेवल, वैसे ये भी ठीक है इधर भी। जी ये भी है एक, लेकिन वीक लेवल है 1 घंटे का। और इसी तरीके से यहाँ पे इसी को मैं क्लोन कर लेता हूँ। एक ये लेवल भी है तकरीबन, और इसी तरीके से एक और लेवल भी इसका बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे नीचे, ये वाला तकरीबन ये वाला। ठीक है जी। तो अब आप देखें ये हमने 1 घंटे के चार्ट के लेवल्स बना दिए। अब आप इसको, अब आप देखें इस टेक्निक को कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग, कि चार्ट एक ही है लेकिन उस एक चार्ट में हमने 3 4, कम से कम 2 या 3 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के हिसाब से, मुख्तलिफ चार्ट्स के हिसाब से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए और उनका कलर हमने डिफरेंट रख दिया, ताकि देखने से ही हमें पता चल जाए
कि ये जो बड़ा लेवल है ये है 1 डे का, ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, और बीच में जो लाइट ब्लू है ये भी दूसरे नंबर पे स्ट्रांग लेवल है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ठीक है। तो लेकिन सबसे जो वीक लेवल्स हैं वो कौन से हैं, ये जो पिंक कलर वाले हैं 1 घंटे वाले। तो अब इसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी हम ट्रेड लें ना, ठीक है, बाय की या सेल की, तो हम 1 घंटे को स्किप कर दें। 1 घंटे के लेवल के ऊपर से हम बाय या सेल की ट्रेड ना लें, बल्कि कम से कम कोशिश करें कि आइडियल ट्रेड वो होगी जो मेजर बड़ा लेवल है 1 डे का स्पोर्ट का, वहां से अगर हमें बाय की ट्रेड मिले नीचे से ऊपर जाते हुए, जैसे देखें यहां से मिली थी, यहां से मिली थी, यहां से मिली थी, यहां से मिली थी, ठीक है, या अगर सेल की ट्रेड है तो जैसे यहां से मिली, जैसे यहां से इस कैंडल में, आज की कैंडल में ऊपर से मिल चुकी है, यहां से मिली थी सेल की ट्रेड, तो कोशिश करें कि हम बाय और सेल की, पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए ट्रेड हम लें 1 डे के सपोर्ट के ऊपर जाती हुई बाय की ट्रेड, और रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाती हुई ऊपर की तरफ विक छोड़ती हुई जो एक कैंडल है, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लें। लेकिन हर वक्त आपको 1 डे के चार्ट के मुताबिक ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर मजबूरी में आप देख रहे हैं, आपने 5 7 10 चार्ट मुख्तलिफ देख लिए हैं, 1 डे के हिसाब से जो है आपको ट्रेड नहीं मिल रही, तो मजबूरी है। लेकिन 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक आपको बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिल रही है, तो फिर सेकंड ऑप्शन आप रखें 4 घंटे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए आप ट्रेड पकड़ें। बाय की सपोर्ट से ऊपर जाते हुए नीचे वीक होनी चाहिए, सेल की रेजिस्टेंस से नीचे जाते हुए ऊपर की तरफ वीक होनी चाहिए, तब सेल में एंटर हो जाएं। मेरी बात समझ गए जी? तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी जगह हमारी ट्रेड लेने के लिए सही हो सकती है, मजबूत लेवल के ऊपर से जब रिजेक्शन हो रही है तो वहां से हमने इंटर होना है, जब कैंडल वापस पलट रही है। मेरी बात समझ गए? तो आज का टॉपिक मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं आपके माइक अभी ओपन कर दूंगा, तो आप दोस्तों ने जो क्वेश्चन करने हैं वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले 10 15 20 मिनट हमारे पास हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। लेकिन एक चीज के साथ कि देखें, अब आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए। अब आपके पास होमवर्क जो है आज के सेशन के बाद काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब कल का जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। तो आज आपका, आज से लेके कल शाम तक आपने अब प्रैक्टिस करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।